Hello students, I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying surface chemistry and it is lecture number 12. बच्चों लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो कोलाइडल सॉल्यूशन के आसपास, तो ये कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल पर मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है और आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बैटरी से दो टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जितने सारे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सॉरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो सभी नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको इधर से पार्टिकल गायब होते हुए दिखाई देंगे और ये सारे पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे? ये भी पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा, ये सारे भी इधर से इधर आ जाएंगे। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस और कुछ दो और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। अभी हम लोग एक नए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो है फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन। ये डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पिछले क्लास में बना चुके थे, हम बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है फ्लोकुलेशन या इसी का दूसरा नाम है कोगुलेशन, या इसी से मिलता जुलता शब्द है प्रेसिपिटेशन। फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है बच्चों कि कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया और इसमें हर एक जो पार्टिकल, उस पार्टिकल पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ये तो आपको पता है ही। तो मान लो हर एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस सॉल्यूशन के अंदर गलती से एक्स्ट्रा NaCl गिर गया कहीं से। एक वो सॉल्यूशन था जिसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल थे और इसमें NaCl गिर गया है, तो क्या होगा? Cl माइनस तो कुछ खास इसका रोल नहीं होगा यहाँ पर। Na प्लस क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे एक Na प्लस बीच में आ गया तो वो Na प्लस क्या करेगा, आसपास के कोलाइडल पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और 10, 12, 15, 20, 25 कोलाइडल पार्टिकल को अपने से चिपका लेगा और सबका मिल करके जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल धड़ाम से गिर जाएगा, मतलब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट लग जाएगा। तो Na प्लस क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करवा देगा। तुम बोलोगे सर जब Na प्लस ही प्रेसिपिटेट करवा रहा है तो Cl माइनस क्यों लिए? तो सिंपल बात है कि बच्चे तुम्हें Na प्लस अकेला मिलेगा ही नहीं कहीं, तुम्हें अगर Na प्लस भी लेना है तो तुम्हें क्या चाहिए, NaCl चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन, कोई सा भी आयन, डिपेंडिंग अपन के कोलाइडल में कैसे आयन है। कोलाइडल में अगर नेगेटिव कोलाइड है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है वो प्रेसिपिटेट करवा सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को करवा नहीं सकता है, करवा देगा। और इस फेनोमेना को बोलते हैं फ्लोकुलेशन या फिर कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। फ्लोकुलेशन मतलब होता है जमा होना, कोगुलेशन का भी मतलब होता है जमा होना। ठीक है, तो लिख लो, an electrolyte can cause the precipitation of colloidal particle. An electrolyte can cause the precipitation of colloidal particle. Precipitation of colloidal particle. An electrolyte can cause the precipitation of colloidal particle.
कोलाइडल पार्टिकल का जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन करवा देता है एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लकुलेशन और कोगुलेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लकुलेशन और कोगुलेशन। प्रोसेस को फ्लकुलेशन बोलते हैं या कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखोगे फॉर नेगेटिव कोलाइड, अगर नेगेटिव कोलाइड है, फॉर नेगेटिव कोलाइड positive ion from electrolyte for negative colloid, positive ion from electrolyte is called flocculating ion, और एजेंट, फ्लकुलेटिंग आयन और एजेंट। अगर नेगेटिव सॉल है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा फ्लकुलेटिंग आयन और फ्लकुलेटिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही लिख लोगे फॉर पॉजिटिव कोलाइड क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव कोलाइड नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या बोल सकते हो नेगेटिव आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट is called flocculating ion और एजेंट, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें यहां पर एक परेशानी आएगा, वो ये कि नाम देख करके जैसे बोल दिया जाए कि गोल्ड सॉल है या फिर सिल्वर सॉल है, नाम देख करके क्या तुम पता कर पाओगे कि कोलाइड नेगेटिव था या पॉजिटिव था? अगर ये पता चल जाएगा नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तब तुम बता पाओगे कि NaCl का कौन सा आयन फ्लकुलेटिंग आयन होगा। अगर नेगेटिव कोलाइड है तो Na+ होगा फ्लकुलेटिंग आयन, और अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो Cl- होगा फ्लकुलेटिंग आयन, ठीक है। तो नोट करके एक बात लिख लो, एक जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है? कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सल्फाइड्स जितने हैं, सल्फाइड सॉल मतलब AS2S3 Sb2S3 एटसेट्रा, जितने भी सल्फाइड सॉल हैं और जितने भी मेटल सॉल हैं, जैसे गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, कॉपर सॉल, प्लैटिनम सॉल, जितने भी मेटल के सॉल्स हैं, सल्फाइड सॉल्स और मेटल के सॉल्ट्स होते हैं नेगेटिव कोलाइड। सल्फाइड सॉल्ट्स और मेटल सॉल्ट्स होते हैं नेगेटिव कोलाइड बच्चों, ठीक है। इसको मिटा दें, इतना लिख लो तुम लोग। और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड सॉल और हाइड्रोक्साइड सॉल जो होते हैं, ऑक्साइड सॉल मतलब तुम्हारे पास हो गया Fe2O3, ये ऑक्साइड का एक सॉल है। और भी ऑक्साइड्स हैं TiO2, SnO2, Ti टाइटेनियम है बच्चों, TiO2, SnO2, ये जो सॉल्स हैं। या फिर हाइड्रोक्साइड सॉल, हाइड्रोक्साइड सॉल जनरली FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस,
तो ये जो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स हैं और ऑक्साइड सॉल्ट्स हैं मेटल के जितने, ये सभी सॉल्ट्स जो हैं ये होते हैं पॉजिटिव कोलाइड। ठीक है, सल्फाइड्स और मेटल सॉल्ट नेगेटिव कोलाइड, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स पॉजिटिव कोलाइड। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस जेई में आए हैं, मेंस में आए हैं या फिर नीट में आए हैं, वो जो एग्जाम्पल जो भी है वो इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सब का फिक्स्ड है। हाइड्रोक्साइड है तो पॉजिटिव होगा, ऑक्साइड है तो पॉजिटिव होगा, मेटल है तो नेगेटिव होगा, सल्फाइड है तो नेगेटिव होगा। लेकिन हैलाइड्स जैसे होते हैं ना, जैसे AgCl के प्रेसिपिटेट या कोलाइड, या AgI सिल्वर आयोडाइड के कोलाइड, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। याद आ रहा है, AgCl जो बनता था पॉजिटिव कोलाइड भी बन सकता है और नेगेटिव कोलाइड भी बन सकता है। तो वैसे केसेस में आपको हमेशा दिया रहता है कि सिल्वर क्लोराइड का एक पॉजिटिव सॉल्ट है या फिर सिल्वर क्लोराइड का नेगेटिव सॉल्ट है, या फिर एमिनो एसिड वाला केस हमने देखा था, उसमें भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। याद आ रहा है, एमिनो एसिड में हमने देखा था हायर पीएच पर जब बेसिक सोल्यूशन है पहले से उसमें, तो नेगेटिव कोलाइड बनता था, लोअर पीएच पर पॉजिटिव कोलाइड बनता था। याद आ रहा है, तो इस तरीके से उसमें सिचुएशन के अनुसार चार्जेस चेंज हो सकते हैं। इतना लिख लो। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि कोलाइड कौन सा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन, कौन सा आयन फ्लोकुलेटिंग आयन है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं, नोट करके लिखोगे, फ्लोकुलेटिंग पावर। फ्लोकुलेटिंग या फिर कोगुलेटिंग भी बोल सकते हो। कोगुलेशन मतलब जमा होना, फ्लोकुलेशन का मतलब भी जमा होना। फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl है, तो इसका कितना क्षमता है किसी कोलाइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देने का, कोलाइडल के पार्टिकल्स को नीचे बिठा देने का, जमा कर देने का। ठीक है, या ये जो फ्लोकुलेटिंग पावर है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फ्लोकुलेटिंग पावर, फ्लोकुलेटिंग पावर is proportional to charge on फ्लोकुलेटिंग एजेंट। फ्लोकुलेटिंग एजेंट के ऊपर चार्ज कितना है हम बताते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहले एक और बात लिख लो, साइज 1/size ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, दो बातें हमने लिखा है कि जो फ्लोकुलेशन करने का पावर है वो फ्लोकुलेटिंग एजेंट का चार्ज कितना ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और साइज जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा। ठीक है ना, फ्लोकुलेशन करने का पावर उतना कम होगा। चलो एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है, इस दोनों को डिटेल में समझा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोकुलेटिंग पावर का तुम्हें ऑर्डर लिखना है, फ्लोकुलेटिंग पावर का ऑर्डर लिखना है तुम्हें। तो तुम्हारे पास है Na प्लस Mg+2 और Al+3।
फ्लोकुलेटिंग पावर मतलब देखो, अब ये अगर पॉजिटिव चार्जेज है ना, फ्लोकुलेटिंग एजेंट तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है तो ये सब फ्लोकुलेटिंग एजेंट हो ही नहीं सकते। तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है। अब तुम बताओ इन तीनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे देखो, एक Na+ एक नेगेटिव को अपनी तरफ खींच पाएगा, एक Mg+2 दो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच पाएगा, और एक Al+3 तीन नेगेटिव को अपनी तरफ खींच पाएगा सेम ताकत से, जितनी ताकत से ये एक को खींचेगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा पार्टिकल को ये अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा पावर से ये अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज को। तो ये क्या करेगा, ज्यादा पावर रखेगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल को जमा करके प्रेसिपिटेट करवाने का। तो फ्लोकुलेटिंग पावर किसका ज्यादा हो गया, Al का ज्यादा हो गया, Al+3 का, उसके बाद Mg+2, उसके बाद Na+। चार्ज, सबसे पहले तुम्हें चार्ज देखना है। जब चार्ज बराबर हो जाए तब क्या करोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऊपर में एग्जांपल लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो Na+, K+ और Rb+ है। फ्लोकुलेटिंग पावर Na+, K+ और Rb+। अब देखो इन सब का चार्ज बराबर है, सभी एग्जैक्टली इक्वल ताकत से खींचेंगे, सॉरी, सभी के ऊपर चार्जेस बराबर है, इक्वल ताकत से खींचेंगे, ये बात हम अभी नहीं बता रहे तुम्हें। सभी के ऊपर चार्जेस बराबर है, कौन ज्यादा पावर से खींचेगा नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ, Na+ खींचेगा या Rb+ खींचेगा। तो देखो Rb+ का साइज बड़ा हो गया, अब बड़ा सा पार्टिकल और चार्ज एक ही है, तो उस बड़े से पार्टिकल में एक चार्ज जो है वो पूरा तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है ये बड़े पार्टिकल के सरफेस पर पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, देखो तो होता क्या है, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, हमारे थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को। होता ये है कि ये तुम्हारा मान लो Na+ है और ये है Rb+, दोनों के सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब तुमने क्या किया, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। हालांकि एक Na+ या एक Rb+ इतना बड़ा नहीं होता है, बस समझाने के लिए हमने इसको इतना बड़ा बनाया है। तभी होगा क्या, तुम सोचो कि जो भी नेगेटिव पार्टिकल है वो आएगा तो इसके सरफेस तक ही आएगा, उससे सरफेस के अंदर तो नहीं घुस जाएगा। तो इसके सरफेस तक जब आया तो देखो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अभी भी ये ज़्यादा नज़दीक आ गया कंपेयर टू यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस तक आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इसके सरफेस तक आ भी गया तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर भी इसके सरफेस से काफ़ी दूर है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज फिर भी काफ़ी दूर है, क्योंकि इसका जो सरफेस है ना, ये बड़े पार्टिकल का सरफेस ही इस सेंटर से काफ़ी दूर है, और पॉजिटिव चार्ज रहता तो सेंटर में है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज बहुत नज़दीक आ ही नहीं सकता है इसके, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल इसके हमेशा दूर दूर ही रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स कम लगाएगा, कोई दिक्कत। और ये पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी नज़दीक तक आ सकता है ये नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज छोटे जगह में कन्फाइंड है, तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, तो जिसका साइज ज़्यादा पावर कम। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि जो फ्लोकुलेटिंग पावर है 1/साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन पहले तुम्हें देखना है चार्ज, चार्ज ज़्यादा तो पावर ज़्यादा, चार्ज अगर बराबर हो गया तो जिसका साइज बड़ा उसका पावर कम। तो सबसे ज़्यादा पावर हो गया Na+ का, K+, उसके बाद Rb+। तुम ऐसा ही मान सकते हो कि फ्लोकुलेटिंग पावर इज, फ्लोकुलेटिंग पावर इधर नोट करके लिखोगे, फ्लोकुलेटिंग पावर
पावर इज इक्वल टू पोलराइजिंग पावर। याद आ रहा, हमने बताया था कि जो छोटा केटायन होता है ज्यादा पावर से नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है, उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने का पावर। पोलराइजेशन का हिंदी होता है ध्रुवीकरण। बोलते हैं ना, चुनाव से पहले वोट का ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण मतलब किसी एक कैंडिडेट ने सभी वोटर्स को अपनी तरफ खींच लिया है, तो वही है। छोटा केटायन ज्यादा पावर से खींच सकता है, इसीलिए पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, या फिर उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है बच्चों, यहां तक लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट effective in flocculating ferric hydroxide FeOH whole thrice सॉल। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है, इसको फ्लोकुलेट करवाने में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन है Na3PO4, दूसरा ऑप्शन है बी MgSO4, तीसरा ऑप्शन है सी AlCl3, और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है NaF। ठीक है, NaF की जगह पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, CaF2। कोई दिक्कत बच्चों? तो बोला गया कौन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है FeOH होल थ्राइस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए, फ्लोकुलेट करवाने। तो अब तो तुम्हें तो पहले देखना पड़ेगा। चलो हम ट्राई करते हैं एक बार, तुम लोग सोचना कि सही कर रहे हैं गलत। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से Na प्लस है, Na प्लस को ले लेते हैं, यहाँ से Mg+2 को ले लेते हैं, और यहाँ से Al+3 को ले लेते हैं, और यहाँ से Ca+2 को ले लेते हैं, और सब फिर इन सब का पहले चार्ज कंपेयर कर लेते हैं। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर ज़्यादा, और फिर चार्ज जब बराबर हो जाएगा तो साइज देख लेंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ बच्चों? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। ये जो है नॉट फ्लोकुलेटिंग आयन, ये फ्लोकुलेटिंग आयन नहीं है। क्यों ये नहीं है फ्लोकुलेटिंग आयन? क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया था हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड सॉल पॉजिटिव सॉल होते हैं। चूंकि ये सॉल पॉजिटिव है, सोल्यूशन में लिखोगे बिकॉज दिस सॉल इज पॉजिटिव, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तुम यहाँ सोल्यूशन में लिखोगे बिकॉज दिस सॉल इज पॉजिटिव। चूंकि सॉल पॉजिटिव है इसीलिए तुम्हें नेगेटिव आयंस देखना है इलेक्ट्रोलाइट का, पॉजिटिव आयन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो नेगेटिव आयंस पे ध्यान दो। बताओ यहाँ से नेगेटिव आयन क्या है? ए का नेगेटिव आयन है PO4 3-, बी का नेगेटिव आयन है SO4 2-, सी का नेगेटिव आयन है Cl-, और डी का नेगेटिव आयन है F-। चूंकि ये पॉजिटिव सॉल था तो नेगेटिव आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम, अब इस दोनों पर सबसे कम है, इसका फ्लोकुलेटिंग पावर कम। इस दोनों में कंपेयर करना तो किससे कंपेयर करोगे? साइज में। जिसका साइज बड़ा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर और भी कम।
तो देखो सबसे हाईएस्ट हो गया मोस्ट, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया मोस्ट इफेक्टिव, ये हो गया मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और लीस्ट इफेक्टिव सबसे कम ये दोनों, और इस दोनों में सबसे कम कौन, इस दोनों में साइज सबसे कम है इस दोनों का, सॉरी चार्ज सबसे कम है इन दोनों का। अब जब चार्ज इन दोनों कम है तो इन सबसे कम ये दोनों, पर इस दोनों में चार्ज बराबर है तो साइज जिसका बड़ा वो कम इफेक्टिव, तो ये हो गया तुम्हारा लीस्ट इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और तुम्हें देते हैं, ठीक है बच्चों। Which of the following is most effective in flocculating AS2S3 sol? Which of the following is most effective in flocculating AS2S3 sol? कौन मोस्ट इफेक्टिव है? फिर चार ऑप्शन देते हैं तुम्हें, ये चार ऑप्शन है NaCl, बी है MgSO4, सी है AlCl3 और डी है GaCl3, GaCl3, डी है BaCl2, ठीक है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है AS2S3 सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट बनवाने के लिए, बताओ बच्चों कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है। तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, ये है नेगेटिव सॉल्ट, तो यहां से क्या लेना है तुम्हें, पॉजिटिव आयंस, तुम्हें पॉजिटिव आयंस पे फोकस करना है। यहां से आ गया Na+, यहां से आ गया Mg+2, यहां से आ गया Al+3 और यहां से आ गया Ba+2। कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे पहला रूल, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है वो मोस्ट इफेक्टिव है। जिन लोगों का चार्ज बराबर है, इन दोनों का चार्ज बराबर हो गया, इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बताओ, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलो हम ऑर्डर ही लिख देते हैं, फ्लोकुलेटिंग पावर, फ्लोकुलेटिंग पावर, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जिसका चार्ज सबसे ज्यादा, Al3+ सबसे ज्यादा पावरफुल, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो ये दोनों का चार्ज कैसा है, ये दोनों का चार्ज बराबर है, तो ये दोनों आसपास आने वाले हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल होगा, जिसका साइज छोटा है। Mg के नीचे आता है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम, ग्रुप 2 के लास्ट, सेकेंड लास्ट, 6th ग्रुप के हैं ये, ठीक है। बेरियम के नीचे आता है रेडियम, तो Mg का साइज छोटा है इसीलिए Mg का पावर बड़ा होगा, Mg+2, उसके बाद आ गया Ba+2 और उसके बाद Na+, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सी हो गया मोस्ट इफेक्टिव। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है बच्चों, इन क्वेश्चंस में पहचानना है, क्या पहचानना है कि सॉल्व कैसा है, नेगेटिव सॉल्व है या पॉजिटिव सॉल्व। याद करने का तरीका आसान है, सल्फाइड सॉल्व और मेटल सॉल्व आर नेगेटिव सॉल्व, ऑक्साइड सॉल्व एंड हाइड्रोक्साइड सॉल्व आर पॉजिटिव सॉल्व, ठीक है बच्चों। चलो इसको मिटा लिया जाए, एक बार नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम लोग एक नया बात छोटा सा और पढ़ेंगे। चलो लिखने से पहले कुछ भी हम तुम्हें एक सिचुएशन देते हैं और तुम हमें आंसर बताओगे क्या होने वाला है, सोच करके बताओगे, गलत भी आंसर बताए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सोचोगे जरूर से। 2 डब्बा है और दोनों डब्बे में नेगेटिव सॉल्व भरा हुआ है, सल्फर सॉल्व है मान लो, या फिर गोल्ड सॉल्व है या सिल्वर सॉल्व है, दोनों डब्बे में नेगेटिव सॉल्व जो है कि भरा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव सॉल्व का अमाउंट दोनों डब्बे में बराबर है, ठीक है ना।
अमाउंट सॉल्व का बराबर है। ठीक है, एक डब्बे को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए इन नेगेटिव पार्टिकल्स को जमा करके सेटल डाउन करवाने के लिए तुम यूज कर रहे हो Na+ का। Na+ ऑफकोर्स NaCl से आएगा, पर हमें Na+ से मतलब है क्योंकि फ्लोकुलेटिंग एजेंट Na+ है। और दूसरे डब्बे में तुम डाल रहे हो Mg+2। बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है? Mg+2 ज्यादा पावरफुल है, डेफिनेटली। बहुत अच्छा। अब बताओ, अगर तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन का अमाउंट सेम लिया है तो इस दोनों में किसका ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा, किसका कम अमाउंट लेना पड़ेगा, ताकि इन सॉल्यूशंस को प्रेसिपिटेट बनाया जा सके, इन सॉल्यूशंस को सेटल डाउन करवाया जा सके। बताओ किसका अमाउंट ज्यादा लोगे? पावर तो क्लियर है, Mg+2 का पावर ज्यादा है। 100 kg का एक सामान उठाना है और एक व्यक्ति है जो काफी ताकतवर है, वो 50 kg अकेला उठा सकता है, और एक व्यक्ति है जो 10 kg उठा सकता है। तो अगर तुम्हें 100 kg का पैकेट उठाना है तो 10 kg अगर उठाने वाला व्यक्ति है तो वैसे 10 लोग तुम्हें चाहिए, और 50 kg उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उस तरीके के 2 ही व्यक्ति चाहिए। तो जिसका पावर ज्यादा है उसका संख्या कम चाहिए तुम्हें। Mg+2 का कम अमाउंट, कम मोल्स, कम संख्या चाहिए, और Na+ का ज्यादा संख्या चाहिए। तो एक टर्म होता है कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन, अभी ये एग्जांपल नहीं लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिख लोगे तब उसके बाद बात करोगे। फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू। वैल्यू मतलब कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, लिख लो। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयंस। अमाउंट मतलब मोल्स, अमाउंट का ऐसा यूनिट मोल्स होता है। हालांकि अमाउंट को मास में भी मेजर करते हैं ना, 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन कुछ भी ना बोला जाए तो अमाउंट का मतलब हमेशा मोल समझोगे बच्चों। इस बार के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था जिसमें NaCl का अमाउंट पूछा गया था, मास पूछा गया था, ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि मास बताना है या मोल बताना है। NaCl का अमाउंट पूछा गया था और आंसर की में NaCl का मास आंसर की दिया हुआ था। आंसर की मतलब बेसिकली 4 ऑप्शन थे ही नहीं, तो मैं उसका वैल्यू पुट करना था। जैसे मान लो किसी का आंसर आ गया 100 ग्राम, तो उसको 100 ग्राम पुट करना है। अब किसी का आंसर आ गया मान लो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो अब तुम्हें यूनिट पुट करने का ऑप्शन नहीं रहता है कि कौन सा यूनिट तुम रखोगे, तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखना होता है। तो NaCl का अमाउंट पूछा गया, अब ग्राम तुम पुट कर नहीं सकते हो, या तो 100 ग्राम तुम्हारा निकालो तो 100 पुट कर दोगे। तो क्वेश्चन में कई सारी गड़बड़ियां थी। एक तो ये कि अगर अमाउंट पूछा गया तो मास पूछा गया या मोल ये बताया नहीं गया। अगर मास भी पूछा गया तो बच्चों को ग्राम में आंसर भरना है या केजी में, ये भी नहीं बताया गया। और फाइनली जो आंसर की रिलीज हुआ जेईई मेंस से, उसने मास पे जो ग्राम में जो आंसर जिसने इंटर किया था उसका सही मान लिया था। तो एक बच्चे, कई बच्चे ऐसे थे, लेकिन एक बच्चे का हमने ही चैलेंज किया कि ये जो है गलत है, अमाउंट का ऐसा यूनिट मोल होता है, और अगर किसी बच्चे ने मोल में आंसर भरा है तो उसको मार्क्स मिलना चाहिए, और मार्क्स मिला भी था। तो अमाउंट का ऐसा यूनिट बाद में उस बच्चे को उस क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स दिया गया था। तो अमाउंट अगर बोला जाए तो मोल समझोगे, ठीक है। तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू इंडिकेट्स the amount of flocculating agent required to cause the precipitation of fixed amount of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन का फिक्स्ड अमाउंट ले लो, उसमें अलग अलग फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल करके देखो
जिसका जितना ज़्यादा अमाउंट खर्च होगा उसका उतना ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगा। तो बताओ इस दोनों में Mg+ और Na+ में किसका अमाउंट ज़्यादा खर्च होने वाला है? Na+ का अमाउंट ज़्यादा खर्च होगा, Mg+2 का अमाउंट कम खर्च होगा क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। तो जिसका पावर ज़्यादा है उसका फ्लोकुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू कम होगा। तुम लिख सकते हो यहाँ पर एज फ्लोकुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग पावर increases, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू डिक्रीजेस। जिसका पावर ज़्यादा उसका अमाउंट कम खर्च होगा। अब तुम ये दोनों डायग्राम बना सकते हो। इसका लिख सकते हो हायर फ्लोकुलेटिंग पावर एंड लोअर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू एज कंपेयर्ड टू Na+। Na+ के कंपैरिजन में इसका फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी फ्लोकुलेटिंग पावर ज़्यादा है और वैल्यू कम है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।